जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस समय वाली अपनी क्लास में कक्षा 12 की फिजिक्स में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण पढ़ रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे चल कुंडली धारा मापी। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, चल कुंडली धारा मापी। इंग्लिश में इसको कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इंग्लिश में जो लोग डालना चाहें वो डाल सकते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 12th के लिए और एग्जाम में पूछा भी जाता है इससे। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसको। हेडिंग डाल लीजिए चल कुंडली धारा मापी। देखिए क्या होता है इसका सिद्धांत। जब किसी धारा मापी को क्या लिख रखा है, जब किसी धारा मापी के संबंधक पेचों को, अब धारा मापी क्या होता है, जो जिससे हम धारा मापते हैं, तो उस पे दो संबंधक पेच लगे रहते हैं। जैसे सामान्य पेच होते हैं नॉर्मल वाले, उन्हीं की तरह से दो पेच इस तरह लगे रहते हैं तो एक गैल्वेनोमीटर के ऊपर। तो उसी में संबंधक पेचों को धारावाही परिपथ से जोड़ते क्या करते हैं, उसके दोनों पेचों को एक से इस साइड एक से इस साइड, तो प्लस माइनस को जोड़ देते धारावाही परिपथ से। तो कुंडली में क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी जो धारा मापी के अंदर कुंडली लगी होगी उसके अंदर क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगती है। चूंकि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में लटकी हुई है, अब वो जो कुंडली होगी वो इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके अंदर क्या होता है, लटकी हुई होती है। अतः इस पर एक क्या लगेगा, विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है। अब माना कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन तथा कुंडली के तल का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तब कुंडली पर विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण, अभी पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ाया था, टाउ बराबर क्या होता था, एन आई ए बी साइन थीटा। तो विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। अब उसके बाद ये जहां जो आई होगी वो क्या होगी, जहां आई कुंडली में प्रवाहित धारा है, ठीक है, जहां आई लिख लेना आप लोग, कुंडली में प्रवाहित धारा में प्रवाहित धारा, ठीक है। हाँ अब फिर देखो, यदि कुंडली में धारा प्रवाहित होने के कारण कुंडली को लटकाने वाली पत्ती तथा उसके नीचे लगी स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। जब कुंडली में विक्षेपक बलयुग्म तथा ऐंठन बलयुग्म, यानी विक्षेपक बलयुग्म और ऐंठन बलयुग्म के बराबर हो जाता है तो कुंडली संतुलन, यहां लिखना था, संतुलन की स्थिति में ठहर जाती है। संतुलन की स्थिति में क्या होगा, ठहर जाती है। अब यहां से क्या करेंगे, माना, नीचे आप लोग लिखना है इसके, माना संतुलन की स्थिति में कुंडली में फाई रेडियन कोण की ऐंठन उत्पन्न होती है। क्या लिखेंगे यहां पर, माना संतुलन की स्थिति में, माना संतुलन की स्थिति में कुंडली में फाई रेडियन की ऐंठन उत्पन्न होती है, फाई रेडियन की ऐंठन उत्पन्न होती है यदि कुंडली का ऐंठन बलयुग्म सी हो तो, यहां लिखना, यदि कुंडली का ऐंठन बलयुग्म क्या हो, कैपिटल सी हो, तो क्या लिखेंगे फिर, तो फाई रेडियन की ऐंठन के लिए, तो क्या लिखेंगे, तो फाई रेडियन की ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण, ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण सी फाई होगा। क्या हो जाएगा, सी फाई हो जाएगा। अब जब ये सी फाई होगा तो संतुलन की स्थिति में अभी हमने आपको क्या बताया, तो यहां लिखना, तब संतुलन की अवस्था में, तब संतुलन की अवस्था में, अब संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, तब संतुलन की अवस्था में, अब संतुलन की अवस्था में क्या होगा,
सी फाई बराबर किसके हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा के। तो संतुलन की स्थिति में दोनों कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे जाके। सी फाई बराबर क्या होगा, एन आई ए बी साइन थीटा के। अब यहाँ साइन क्या हो जाएगा, 90। तो यहाँ से सी फाई बराबर क्या हो जाएगा, एन आई ए बी के बराबर। सी फाई बराबर किसके हो जाएगा, एन आई ए बी के। या यहाँ से अब देखो, यहाँ से हम अगर निकालना चाहें किसका मान निकाल लें, सी का ही मान निकाल लेते हैं यहाँ से, या आई का निकाल लो। देख, आई का मान निकाल लेते हैं, यानी कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो आई का मान निकालेंगे, बाकी चीजों का क्या करना पड़ेगा, भाग। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, सी फाई अपॉन एन ए बी। तो यहाँ से ये सारी राशियां देखो, सी कांस्टेंट होगा वो, हाँ यहाँ से जो राशियां कांस्टेंट होंगी उनमें से देखो क्या क्या कांस्टेंट हो जाए, सी कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट और बी भी कांस्टेंट। तो यहाँ से जो आई होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, फाई के। यानी कुंडली में प्रवाहित धारा किसके अनुक्रमानुपाती होगी, कुंडली में उत्पन्न ऐंठन कोण, जो ऐंठन कोण, जितने कोण की ऐंठन उत्पन्न हुई उसके डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती होगा। तो और यहाँ पर, या यहाँ से आई बराबर क्या लिख देना, के फाई। जहां के क्या है, जहां के एक परिवर्तक नियतांक है, क्या है, परिवर्तक नियतांक, जिसे धारा मापी का परिवर्तक गुणांक या परिवर्तक नियतांक कहते हैं। के बारे में आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे यही बात। उसके बाद, एक मिनट, आप लोगों को उधर ही ले चलें स्लाइड पे। हम्म हम्म, अब ठीक है, अगली स्लाइड पे इसको समझा दें थोड़ा सही से। अब देखो आप लोग, ये वाला अगली स्लाइड पे ही ले चल। अरे, मतलब ये रेज नहीं होगा अब यहाँ से। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, आई के बारे में है। तो आई बराबर यहाँ से क्या बताया हमने, आई बराबर के फाई। जहां के बराबर अभी हमने क्या क्या विलोपित किया, के बराबर हमने सी अपॉन एन वी ए, इसको ही विलोपित किया। इसे क्या बताया हमने, परिवर्तक गुणांक। धारा मापी का क्या होगा, परिवर्तक गुणांक। के को क्या बोलेंगे, धारा मापी का परिवर्तक गुणांक कहते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फाई। तो आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फाई का मतलब क्या है, धारा मापी में प्रवाहित धारा आई कुंडली में उत्पन्न विक्षेप फाई के अनुक्रमानुपाती होती है। आप लोग नीचे इसके डेफिनेशन लिख लेंगे इन्वर्टेड कोमा में। इसके नीचे क्या लिखेंगे कि धारा वो कुंडली में उत्पन्न वो, सॉरी एक मिनट, धारा मापी में प्रवाहित धारा आई कुंडली में उत्पन्न विक्षेप फाई के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया। इसके नीचे आप लोग लिख लेंगे इसके आधार पर, ठीक है। अब उसके बाद नीचे इसकी कार्यविधि देखते हैं। तो अब आप लोग क्या नीचे हेडिंग डालेंगे, कार्यविधि, ये काम कैसे करता है, कार्यविधि, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कार्यविधि। अब कार्यविधि हेडिंग डालेंगे तो यहीं से आते हैं प्रेजेंटेशन पे। नेक्स्ट देखिए कार्यविधि। तो कार्यविधि में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्यविधि हेडिंग डाल के आप लोग ये वाला चित्र बना लेना पहले। ये वाला चित्र बनाएंगे पहले आप लोग, दिख रहा होगा आपको। इसमें देखिए हम नामकरण कर ही दे रहे हैं। ये तांबे की तार की, ये वाली तो क्या रही, तांबे के तार की कुंडली। ये जो है, ये है तांबे के तार की कुंडली, ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर में है ये क्रोड है, बिल्कुल अंदर, ये क्या है, क्रोड।
ये स्प्रिंग रहा है, इसे क्या लिख लेना, स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग रहा। और ये जो रही मरोड़ टोपी है, ये क्या है, मरोड़ टोपी बोलते हैं इसको, मरोड़ टोपी। ठीक है, उसके बाद ये मरोड़ टोपी हो जाएगी। ये दोनों चुंबक हो जाएंगे इधर उधर साइड वाली की, तो आप लोगों को पता ही है। और कुछ रह गया, हाँ इसमें देखो ये मिरर लगा हुआ है, यानी इसको क्या बोलते हैं, दर्पण। और ये फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती है, फास्फर, इस पे लिखेंगे क्या, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती। ठीक है, फास्फर ब्रॉन्ज की ये पत्ती हो जाएगी। तो इस चित्र को इस तरीके से आप लोग बना लीजिए। उम्मीद है आपने बना लिया होगा। अब चलते अपनी कार्यविधि की तरफ। तो देखो कार्यविधि, अब आप लोग कार्यविधि में देखो यहाँ पे, सबसे पहले जो उस चित्र को ये आपने जो बनाया है, अब उसी को देखना है। सबसे पहले क्षैतिजकारी पेंचों की सहायता से धारा मापी को क्या कर देते हैं, क्षैतिज कर लेते हैं, ताकि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। लैंप से प्राप्त प्रकाश किरणों को दर्पण से परावर्तित करके पैमाने के शून्यांक पर केंद्रित कर लेते। अब जो लैंप लगा रखी है, उससे किरणें प्राप्त होंगी हमें, उसको क्या डालेंगे हम, दर्पण के ऊपर। और दर्पण के ऊपर डाल के उसको क्या कराएंगे, परावर्तित कराएंगे। और परावर्तित करके जो पैमाना लगा रखा है, उसके शून्यांक पर फोकसित कर लेते हैं उनको। अब मापी जाने वाली धारा को संबंधक पेचों से जोड़कर कुंडली, यहाँ पर कुंडली में प्रवाहित करते हैं, जिससे कुंडली विक्षेपित हो जाती है और प्रकाश बिंदु की स्थिति पैमाने पर बदल जाती है। अब जब प्रकाश बिंदु की स्थिति पैमाने पर बदल जाएगी, तब माना दर्पण से पैमाने की दूरी, अब यहां से क्या लिखना, माना दर्पण से पैमाने की दूरी कैपिटल डी, माना दर्पण से पैमाने की दूरी कैपिटल डी है, तथा कुंडली में फाई विक्षेप उत्पन्न होने पर, तथा कुंडली में फाई विक्षेप उत्पन्न होने पर, उत्पन्न होने पर, कुंडली में फाई विक्षेप उत्पन्न होने पर पैमाने पर प्रकाश बिंदु का विस्थापन स्मॉल डी है। पैमाने पर प्रकाश बिंदु का विस्थापन स्मॉल डी है, प्रकाश बिंदु का विस्थापन स्मॉल डी है। तब अब यहाँ से फाई बराबर क्या हो जाए, 10/2 लगा देना। तो 10/2 इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा जाके। तो यहाँ से यदि फाई बहुत छोटा हो, नीचे क्या लिखेंगे, यदि फाई बहुत छोटा हो, यदि फाई छोटा है, यदि फाई छोटा है, तब 10/2 बराबर 2 के। तो यहाँ से 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी बटे कैपिटल डी, इंप्लाइज फाई बराबर स्मॉल डी बटे 2 कैपिटल डी। तो यहाँ से फाई का मान क्या निकलेगा, स्मॉल डी बटे 2 कैपिटल डी। यहाँ तक आप लोग नोट करिए। नोट हो गया। चलिए, नोट हो गया होगा।
अब ये जो दूरी होती कैपिटल डी, इसको स्थिर रखा जाता है। स्थिर का मतलब इसको 1 मीटर फिक्स रखा जाता है हमेशा। 1 मीटर से ना कम और ना ज्यादा, हमेशा फिक्स रखते हैं। जब ये फिक्स हो गया 1 मीटर और दो फिक्स ही है, तो यहाँ से जो विक्षेप उत्पन्न होगा वो विस्थापन के क्या होता, सदैव अनुक्रमानुपाती रहता है। जो उत्पन्न विक्षेप फाई होगा वो सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।